आज की क्लास हम लोग ये नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। एक नई टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रेडिकल या इसको सर्ड भी कहते हैं। रेडिकल और सर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है, बाद में आपको देखा मिलेगा। अभी फिलहाल इस क्लास में उतना ज़्यादा हमें उस पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेडिकल या सर्ड कहेंगे किसको। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट के बारे में कुछ पढ़ा था। एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इस टाइप के फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको कहा था हमने बेस, और ये हमारा कहलाया था पावर। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि x अपने आप से a टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में बस इतना ही फर्क है कि अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये पावर जो है हमारे पास, ठीक है, ये पावर अगर फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाए, m/n की शक्ल में, ठीक है, तो ऐसे एक्सपोनेंट को हम लोग रेडिकल या सर्ड कहेंगे। ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका है हमारे पास। इसको हम लोग लिखते हैं x⁴n और इस साइन के साथ ऐसे। ठीक है, ये अंदर वाली चीज हमें रेडिकेंड कहलाती है। ठीक है, ये इंडेक्स या ऑर्डर के नाम से जाना जाएगा, और इस साइन को हम लोग कहते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, या सर्ड कहेंगे इसको। ठीक है, इस पूरे को हम लोग सर्ड या रेडिकल साइन कहेंगे। इसके अंदर 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि x⁴, ये जो हमारे पास n है, ये n पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, x पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, n, और मतलब इंडेक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि ये n हमारा पॉजिटिव होने के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 से लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं हो सकता ये। ठीक है, 2 से ग्रेटर होगा। ठीक, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि इसका हमें पास क्या होना चाहिए कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कहेंगे रेडिकल, ठीक है, या सर्ड। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो n हमारा इंडेक्स या ऑर्डर हो गया और a हो गया हमारा रेडिकेंड, और ये हो गया रेडिकल साइन। ठीक है, तो इसको यहां तक आप नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, ठीक है, तो इस वाले सर्ड को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ x कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा कैसे, रिवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है ये भी ध्यान में रहे, इसको हम लोग कहते हैं x का पावर 1/2। मतलब इसका इंडेक्स यहाँ क्या है, 2 है। ये जो इंडेक्स हमारे पास है, ये ऑर्डर जिसको कहेंगे, ये 2 के इक्वल है, तो 2 लिखा नहीं जाता। उसी तरीके से अगर इंडेक्स 3 हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि x का पावर क्या है, 1/3। ठीक है, क्योंकि m की जगह यहाँ क्या है, 1, तो ये 1/3, इसको कहा जाएगा क्यूब रूट ऑफ x। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, 4 आ जाए तो 4th रूट ऑफ x, 5 आ जाए तो 5 रूट ऑफ x। ठीक है, और अगर n आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम लोग, nth रूट ऑफ x। इसका मतलब x का पावर 1/n, nth रूट ऑफ x। ठीक है, तो ये इसको पढ़ा कैसे जाएगा इसकी बात करें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि हम सर्ट्स पे ऑपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सर्ट का ऑपरेशन कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या कैसे इसको डिवाइड करेंगे आपस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स या रेडिकल। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर एंड रेडिकेंड आर सेम। मतलब इंडेक्स या ऑर्डर और रेडिकेंड दोनों सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि √2 को ऐड किया जाए √3 में, या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडिकेंड अलग अलग है। ठीक है, दोनों का इंडेक्स तो सेम है, लेकिन दोनों का रेडिकेंड क्या है, अलग अलग। उसी तरीके से अगर हमें कहा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 2 ऐड कीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 में, यहां भी हम ऐड नहीं कर सकते। दोनों का रेडिकेंड हमारे पास सेम है, लेकिन दोनों का इंडेक्स अलग है।
यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ इंडेक्स है 2, ठीक है। तो इसमें पहला कंडीशन क्या हमारे पास कि जब भी हम किसी दो सर्ट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को हम लोग क्या देखेंगे कि उसका इंडेक्स या ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, इंडेक्स एंड रेडिकेंड, अंदर वाला चीज और बाहर वाली चीज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। मतलब इसको हम दूसरे लफ्जों में क्या सकते हैं कि सिर्फ लाइक सर्ट्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्ट है √2, इसमें ऐड करना है हमें सपोज √8, ठीक है। तो दोनों दिखने में लाइक सर्ट नहीं, इंडेक्स दोनों का सेम है और रेडिकेंड दोनों का अलग है, लेकिन इस √8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 into 2, ठीक है। और 4 का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। तो ये वाला 2 जो है ये इससे रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये √2 + 2√2, ये 2 स्क्वायर एंड रेडिकल साइन कैंसिल आउट होकर के 2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये ऐड होने के लिए क्या आया कि √2 में किसको ऐड करना है, 2√2, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का रेडिकेंड सेम है, दोनों का इंडेक्स सेम है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 1 + 2 मिलकर क्या हो जाएगा 3√2, इसको ऐड करने का तरीका हो गया। उसी तरीके से कहीं आपको दे दिया जाए √12 को ऐड कीजिए √75 में, ठीक है। दोनों का रेडिकेंड इंडेक्स क्या है हमारे पास सेम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ठीक है, लेकिन दोनों का रेडिकेंड क्या हमारे पास अलग अलग है। तो हम लोग इसको सेम करें, 4 3 12, तो 4 के लिए रूट बाहर आ जाएगा 2√3, और 25 3 75, तो 25 के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग 5 बाहर ले सकते हैं 5√3, तो 5 + 2 7√3। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम आपस में यही काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रेडिकेंड को अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास x n√a + or -y nth√a अगर है तो इनको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, दोनों का कोएफिशिएंट x और y है, ये कोएफिशिएंट, ठीक है, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। इसमें एक चीज और ध्यान में देने वाली बात ये है कि अगर कहीं पे √2 लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से, इन दोनों में फर्क याद रखना है आपको, ठीक है। इस वाले के अंदर इंडेक्स कितना है हमारे पास 3, इसके अंदर इंडेक्स कितना है 2, यहाँ इंडेक्स 2, ये कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। तो आमतौर पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, अगर इस वाले साइन के अंदर लिखा हो तो भी इंडेक्स माना जाएगा, उसके बाहर लिखा हुआ तो क्या करेगा वो कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऐड और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको आप लोग नोट करें, फिर इस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ट्स, दो सर्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करें। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास 2 रूल है, ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। फर्स्ट रूल ये है कि अगर उनका ऑर्डर सेम हुआ और रेडिकेंड अलग अलग हुआ, ये ऑर्डर सेम है, n दोनों का ऑर्डर सेम है, रेडिकेंड अलग है a एंड b। दूसरा है कि अगर सेम रेडिकेंड हो गया, a सेम रेडिकेंड है लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या है डिफरेंट है, तो इन दोनों केसेस में अलग अलग तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में हमें कुछ नहीं करना, ऑर्डर जो का तू रह जाएगा, ठीक है, हम सिर्फ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेडिकेंड को, a × b हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमें थोड़ा काम ये करना होगा कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ऑर्डर को, नया ऑर्डर जो हमारा बनेगा वो m × n बनेगा, ठीक है, और अंदर में a to the power m + n, जो रेडिकेंड था उस पे पावर आ जाएगा इन दोनों का सम। तो सेम ऑर्डर पे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर पे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज डिवीजन में भी हो सकता है, अगर हम लोग दो सर्ट्स का डिवीजन कर रहे हैं आपस में तो सेम बात, अगर सेम ऑर्डर है, ठीक है, तो सेम ऑर्डर है, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं nth√a / nth√b, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं, डायरेक्ट हमारा a और b आपस में डिवाइड हो जाएगा a/b। और अगर हमारे पास mth√a को डिवाइड कर रहे हैं nth√a से, रेडिकेंड दोनों का सेम है, ऑर्डर अलग अलग है, तो एक काम तो सेम हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन की जगह कि नया ऑर्डर हमारा बनेगा m × n का, ठीक है, लेकिन रेडिकेंड हमारा हो जाएगा n - n, ठीक है, जो बाद में है उसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन का रूल हुआ हमारे पास। सर्ट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो चीजें, या हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में पढ़ा कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, रेडिकेंड भी सेम होना चाहिए।
मल्टीप्लीकेशन में है कि दोनों में से कोई एक सेम हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रूल अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये रूल आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हमारे पास एक सर्ट है रूट अंडर ए, मतलब यहाँ इंडेक्स क्या है 2 हमारे पास है। अगर हमें इस रेडिकल साइन को हटाना है, ठीक है, तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाए? तो अगर हम रूट ए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडिकल साइन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। तो इस रूट ए को कहा जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। उसी तरीके से कहीं पे क्यूब ए रूट ऑफ ए है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा। हमें रेडिकल साइन को हटाने के लिए जो इंडेक्स है वही पावर चाहिए रेडिकल के ऊपर। तो यहाँ इंडेक्स 3 है तो पावर कितना चाहिए? 3। तो a इंटू ए स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 पावर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सर्ट इस तरीके से, ठीक है, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, इससे दोनों पर से साइन हटाना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी से, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कंजुगेट सर्ट भी कहते हैं। ठीक है, रूट अंडर ए प्लस बी का कंजुगेट क्या हुआ? रूट अंडर ए माइनस बी, और रूट अंडर ए माइनस बी का कंजुगेट क्या हुआ? रूट अंडर ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कहा जाए कि सिंप्लीफाई कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, दैट मीन्स कि हमें इस रेडिकल साइन को हटाना है। इस रूल को याद रखना है। एक और छोटा सा रूल है कि nth रूट ऑफ, रूट के ऊपर अगर रूट आ गया, nth रूट ऑफ ए, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग ये दोनों ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई, nth रूट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि कुछ सर्ट्स की वैल्यू को इवेल्युएट कैसे करेंगे। ठीक है, जिसका जैसे सपोज कर लिया हमारे पास कोई वैल्यू है 60, ठीक है, इसको इवेल्युएट करने का। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ इंडेक्स क्या हमारे पास 2 और यहाँ क्या 16, तो ये 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16, इसका पावर ये दोनों सेम आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा 4। यहाँ से यह रेडिकल फॉर्म से अलग हो गया, सर्ट नहीं रहा, ये सिंपल नंबर बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर है हमारे पास √2, ठीक है, √3, इन सब नंबर्स को हम लोग कभी सर्ट से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम लोग जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसकी वैल्यू 1.4142 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है। इसकी वैल्यू अगर हम लिखे 1.73205 एंड सो ऑन, मतलब ये कभी एंड नहीं करेगा। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में, सेकंड वीडियो में डेसिमल के अंदर पढ़ा था, एक डेसिमल पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा पढ़ा था हमने रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक तीसरा बच गया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो सर्ट्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, और ये वैल्यू निकालने का तरीका आपने क्लास 8 में देखा होगा, लॉन्ग डिवीजन में सबसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, √2 √3 की वैल्यू वगैरह हम लोग कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो उसको, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें ये है कि √2 और √3 की वैल्यू एटलीस्ट कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें याद रखना, 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो हमें याद करने की चीज जरूरत है कि √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.4142 एंड √3 की वैल्यू 1.7320। ये दोनों वैल्यू हमें आसानी के लिए याद रखना है ताकि हम आगे कैलकुलेशन करने में आसान कर सके। इन दोनों वैल्यू को आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने का एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि हमें पहले इसको लाइक सर्ट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, या इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ इंडेक्स क्या है 4 और ये क्या है 81, तो इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंदर भी हमें पावर 4 लाना पड़ेगा। तो 3 का पावर 4 क्या होता है? 81 के इक्वल होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन क्या हमारे पास 8। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि किसका क्यूब हो सकता है 216। तो 216 6 का क्यूब होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या 15 कोएफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ इंडेक्स 5 है, ये 32 है, तो 32 पे किस चीज का पावर 32, किस चीज का पावर 5 है 32 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें 2 का पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इंडेक्स और ये पावर सेम हो गया। सिमिलरली यहाँ क्या इंडेक्स स्क्वायर रूट है तो 2 होगा, तो 15 का स्क्वायर हमें मालूम है कि क्या होता है 225। अब सारा हमारे पास ये चेंज हो सकता है,
ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचेगा 3, यहाँ 8 इंटू 6, यहाँ क्या बचेगा 15 इंटू 2 प्लस 15, ठीक है। 3 माइनस 8 6 जा 48, 15 2 जा 30 30 एंड ये 50। अब जरा गौर से देख लीजिए, 30 प्लस 15 45 प्लस 3 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक ऐसे सिंप्लीफिकेशन आप इस तरह के क्वेश्चंस को और भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए और इसको देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूट अंडर 14 को मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर 21 से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो अभी यहाँ देखा दोनों का इंडेक्स क्या है, सेम, तो डायरेक्ट दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 21, ठीक है। अब इसको हमें देखना ये है कि इन दोनों का पावर हमें क्या बनाना पड़ेगा 2 के ऊपर। तो आसानी है कि इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ दें, ये 2 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 7, तो 7 का तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 7 का स्क्वायर आएगा बाहर हमारे पास, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बाहर 7 आ जाएगा और ये बन जाएगा 7 रूट 6। तो ये रूट अंडर 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 21 से तो क्या मिलेगा हमें 7 रूट अंडर 6, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है और इधर भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखेंगे हम यहाँ पे बीच में क्या है डिवाइड का साइन। तो एक रूल हमारे पास होता है कि a बाई बी को डिवाइड किया जाए अगर c बाई डी से, तो हम लोग इस साइन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में और इसको पलट देते हैं डी बाई सी। इसी रूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और नीचे क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई है, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा किससे मल्टीप्लाई के साइन से। ऊपर में क्या आ जाएगा ए माइनस, ये वाली बात ऊपर में आ जाएगी ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में कौन सी बात आ जाएगी ये वाली कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। अब जरा इनको और से देखिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। यहां देखा जाए ये पूरी बात सेम है, प्लस यदि हमने कोई पहले बताया था कंजुगेट सर्ट कि इसको a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ऐसे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ भी है a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाली चीज को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने प्लस ए लिख दिया इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो अभी बताया था कि सेम चीज अगर रेडिकेंड में हो और स्क्वायर रूट दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट खत्म होकर के और प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन प्लस में आ जाएगा, ऊपर में ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये बचेगा प्लस बी स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक हमारे पास बाइनोमियल सर्ट दे रखा है रूट 5 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 और कहा जाए रेशनलाइज द बाइनोमियल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए। तो हमें इसको रेशनलाइज करने के लिए कंजुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और क्योंकि नीचे में हमने रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ गया, और ये दोनों कंजुगेट सर्ट क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो आप सर्ट रेडिकल साइंस का खत्म हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन को और आप सर ट्राई कर सकते हैं 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, ठीक है। इसको रेशनलाइज कीजिए उसी तरीके से 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन और ले सकते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। इस तरह के क्वेश्चन और भी किताब में मिल जाएंगे आपको, उनको रेशनलाइज करने का हो रेशनलाइज कर दिया जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। ये है हमारे पास लाइक की सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स है हमारे पास, तो पहले इसको रेशनलाइज करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। तो एक ही बार में हम लोग करते हैं 2 रूट 3 प्लस रूट 6 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे
√3 प्लस √2 से √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको √6 माइनस प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप आपको खुद से लिख लीजिएगा। तो √3 प्लस √6 ऊपर में भी आ जाएगा, और नीचे में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर 412 और √6 का स्क्वायर 6। सिमिलरली ऊपर में क्या आएगा, √6 इंटू √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 का कंजुगेट, नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, 3 माइनस 2। सिमिलरली हमारे पास 4√3 इंटू √6 प्लस √2, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ नीचे हमारे पास क्या बचा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, कोई मतलब नहीं, यहाँ 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखेंगे, ये वाली बात और ये बात दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो 2√3 प्लस √6 यहाँ से बचा हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 इंटू √3 √18, √6 इंटू √12, नीचे में हमारे पास 1 बचा, डिनोमिनेटर में 1 को लिखते नहीं हम लोग। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास √3 से √6 मल्टीप्लाई कर √18। ठीक है, माइनस और प्लस मिलकर के माइनस √6। अब यहाँ से देखिए, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल आउट, प्लस √18 माइनस √18 कैंसिल आउट, ये बचा हमारे पास 2√3, और 12 को हम लोग लिख सकते हैं अगेन 2√3। ठीक है, ये 12 हमारा 2√3, दोनों कैंसिल होकर क्या बचा हमारे पास 0। इसको नोट करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें इस टाइप का मिलता है। ठीक है, कि इफ एक क्वेश्चन दे रखा है LHS और RHS के फॉर्म में, 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। तो हमें फाइंड करना है a एंड b की वैल्यू। ठीक है, तो पहला काम हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि 2 अननोन है हमारे पास a एंड b, तो एक सिंगल इक्वेशन से ये फाइंड हो नहीं सकता, तो हम लोग इसके अंदर LHS और RHS को इंटरचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीज हमारे पास LHS में RHS में वैसे ही रहेगी, जो LHS में उसको सिंप्लीफाई करके RHS के जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या 3 माइनस √2, तो इसके डिनोमिनेटर को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 माइनस 2√2 है नीचे में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 प्लस √2 से। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √2 से। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस b√2 जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई 3 3 9, 3√2 और ये 6√2 मिलकर के क्या हो जाएगा हमारे पास 9√2, और √2 इंटू √2 2 प्लस ये आ जाएगा 4, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और √2 की जगह -2, और ये हमारे पास a प्लस b√2। ठीक है, 9 और 4 मिलकर के 13, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 7, तो ये 13/7 प्लस 9/7 √2। ठीक है, हमने इसको अलग अलग कर दिया, 7√2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। अब यहाँ से दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे हम लोग, तो a के सामने क्या मिला हमें, ठीक है, तो a इज इक्वल टू दिस, √2 के साथ कोएफिशिएंट है b, तो a की वैल्यू हो जाएगी 13/7 और b की वैल्यू हो जाएगी 9/7। ठीक है, तो इस वाले में हम लोग RHS के साथ कुछ नहीं किया, लास्ट में आकर के क्वेश्चन को इक्वेट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे दवा में। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड x प्लस 1/x। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू तो ऑलरेडी मिली हुई है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1/3 माइनस 2√2। ठीक है, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में सर्च का फॉर्म है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 3 प्लस 2√2, तो ये 1/x क्या मिल जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 3 प्लस 2√2, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2√2 इंटू 2√2 हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, और इसको हम लोग 9 माइनस 8 कितना होता है 1, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा 1 को लिखेंगे नहीं, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 2√2। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 माइनस 2√2, सो x प्लस 1/x क्या होगा 3 माइनस 2√2 में ऐड करेंगे हम लोग इसको 3 प्लस 2√2। क्लियरली यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, माइनस 2√2 प्लस 2√2 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 इज योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं, तो नोट कीजिए। एक नए टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है 1/2 प्लस √3, तो हमें फाइंड करना है x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस 3।
तो एक सिंपल तरीका है कि इसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दें, उसका क्यूब कर दें, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक पहली चीज ये करते हैं कि पहले हम एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो 1/2 प्लस √3 को कंजुगेट साइड 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस √3, तो ऊपर में हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 एक्चुअल में हमारे पास आएगा, 4 माइनस 3 चूंकि 1 होता है 1 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को एक तरीका और हो सकता है कि फिर हम वही x की वैल्यू को ले जाके पुट कर दें यहाँ पे, 2 माइनस 3 का क्यूब निकाले, 2 माइनस 3 का स्क्वायर निकाले, फिर 2 माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें, फिर कैलकुलेट करें, तो ये लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक और आसान तरीका है कि आप यहाँ से ही सिंप्लीफाई करें, इस 2 को इधर लाएंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3, या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन इसके अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें, फिर मैं बताता हूँ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमारे पास ये इक्वेशन है, x³ माइनस स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, इसको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है, कि हमें इस तरह के टर्म मिल जाए इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते थे क्लास 8 में, उसी टाइप का कोई चीज है, ठीक है। तो ये x³ रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। उसी तरह माइनस 11x को हम लोग लिखेंगे प्लस x माइनस 12x। इसका फायदा क्या है ये समझिए कि अगर हमने इन तीन टर्म को एक साथ ले लिया, इसको इसको और इसको, तो x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, तो यहां से जब हम x कॉमन निकालेंगे तो वही चीज हमें मिल जाएगी जो यहाँ मौजूद है। उसी तरीके से हमारे पास ये 3x स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है, माइनस 12x और प्लस 3, इसको एक साथ रख लेते हैं। यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो यही चीज मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से हमने अगर x कॉमन निकाला तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यहाँ क्या मिलेगा 3 कॉमन निकालने पे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 0 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, x इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये x इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, आंसर इज 0, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, नहीं तो पहले इसको नोट करें, मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का और दे देता हूँ, ठीक है। जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, ठीक है, 1 प्लस √2 प्लस √3, ये गिवन है हमारे x की वैल्यू, ठीक है। हमें प्रूव करना है x टू दी पावर 4, x का पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8 इक्वल टू 0। जैसे कि आंसर हमारा 0 आएगा तो हमने लिख दिया कि प्रूव करना है आपको 0। उसी तरीके से आप ट्राई कीजिए, या उससे और आसान आपको समझ में आता है तो और आसान मेथड इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इसको खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। अब हम लेकिन एक नई चीज इसमें देखते हैं कि हमारे पास सपोज कर लिया जाए कि ये nth रूट ऑफ x है, ठीक है, ये कोई सर्ड है। इस सर्ड के अगर हमें इंडेक्स को चेंज करना है, एक कुछ नया इंडेक्स बनाना है या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एक नए नंबर से m इंटू n, ठीक है, तो वही पावर हमारे पास जो इंडेक्स में मल्टीप्लाई करेंगे उसी पावर को हमें लाना पड़ेगा किसके, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर दो डिफरेंट सर्ड्स हमें क्यूब रूट ऑफ 4 और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दो नंबर दे रखा है। अब पूछा जा रहा है कि विच इज ग्रेटर, तो कौन ग्रेटर है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों को इंडेक्स को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स को सेम करने के लिए यहाँ इंडेक्स क्या 3 और यहाँ इंडेक्स क्या 2, तो दोनों 3 और 2 के टेबल में कॉमन नंबर क्या था 6, तो इसको भी 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वही पावर हमें डालना पड़ेगा किसके ऊपर 4 के ऊपर। और इसको 6 बनाने के लिए ऑलरेडी 2 था यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो हमें इसके अंदर किससे मतलब करना पड़ेगा 3 का पावर 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और ये 6 रूट ऑफ 3 का क्यूब 27। अब क्लियरली रेडिकेंड जिसका बड़ा है वो हमारा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछा जाए कि क्यूब रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 में कौन ग्रेटर है, तो क्लियरली हम क्या बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज
ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल आसान है। हमें सिर्फ करना क्या है कि जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि फोर्थ रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 इन दोनों में कौन ग्रेटर। तो 3 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल हमारे पास 12। तो 12 इसको बनाना है, 4 3 जा 12, तो 5 का पावर 3, 3 4 जा 12, तो 4 का पावर, ठीक है 4 हो जाएगा। 5 का पावर 3 क्या होता है हमारे पास 125, और 4 का पावर 256। क्लियरली कौन बराबर रूट ऑफ। ठीक है, तो हम फोर्थ रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 4 में बड़ा कौन हुआ हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात। तो इस तरह से हम आसानी से देख सकते हैं इसके अंदर कि सर्च के अंदर कौन ग्रेटर हो सकता है, कौन स्मॉलर हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सर्च को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्च ऑन नंबर लाइन। इसमें हमें यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस अगर मालूम हमें तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये खुद दिख रहा है सर। ठीक, तो जो भी नंबर का हमें निकालना है, ठीक है, उसको लिए हमें इस तरह के फॉर्मेट में उसको ब्रेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है रूट 2 का, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कि 2 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग कैसे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 को ब्रेक करना है हमें क्या करना पड़ेगा, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक उसी तरह हमें 5 को निकालना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं रूट 5 को। ठीक है, रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये दो नंबर हमें चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन पे एक्चुअल में हमें क्या देखते हैं कि ये नंबर लाइन हमारे पास सपोज इस पॉइंट को हमने ओ मान लिया और ये हमारा ए है। ठीक है, तो नंबर लाइन में एक्चुअल हम लोग करते क्या, इस ओ से ए की लेंथ को हम लोग 1 यूनिट मानते हैं। ठीक है, तो रूट 2 को अगर शो करना है तो वो लेंथ चाहिए जो रूट 2 यूनिट के इक्वल। ठीक है, तो अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका 1 यूनिट मान लिया, इसको 1 यूनिट मान लिया, तो हाइपोटेनस का किस लेंथ का हो जाएगा, रूट 2 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, ऑलरेडी हमारे पास ये ओ ए मान लिया हमने, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ एक 90 का एंगल बनाकर कंस्ट्रक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सच दैट के ओ ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे बी, सच दैट ओ ए और ओ बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और ओ ए बी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो ओ ए और ए बी को जब हमने ओ ए को 1 यूनिट माना है तो ओ बी भी क्या होगा 1 यूनिट के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से अगर हम ओ से बी को मिला दे तो ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, सॉरी ओ बी नहीं ए बी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया ओ ए बी जो राइट एंगल ट्रायंगल। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो रूट अंडर मिलकर के किसके इक्वल आ जाएगा, रूट 2 का इक्वल। मतलब ये वाली लेंथ हमें क्या पता चल गई, रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब अगर आसानी से हम लोग इसको कंपास से मेजर कर ले, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी उतना ही लेंथ यहाँ ड्रॉ कर दें। इसके लिए हम लोग एक आर्क लेना पड़ेगा ऐसे, ये जहां आकर के टकराएगा हमारा यही रूट 2 का है। ठीक है, अब अगर रूट 2 लेंथ मिल चुका है हमें, रूट 3 को ड्रॉ करना है, तो रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का। तो मतलब एक साइड हमें चाहिए रूट 2 यूनिट का और एक साइड चाहिए 1 यूनिट का। तो इस रूट 2 पे हम लोग 90 का एंगल बना देंगे। ठीक है, यहाँ एक 90 का एंगल, इस पे भी 1 यूनिट यहाँ तक करेंगे। ये जो लेंथ होगी हमारी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हमारा रूट 3 यूनिट। तो इसको हम लोग मेजर करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यही क्या करेगा हमारा रूट 3। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें रूट 5 चाहिए तो रूट 5 के लिए क्या बताया अभी, रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 यूनिट का एक साइड चाहिए, एक 1 यूनिट का चाहिए। 2 यूनिट ऑलरेडी मिला हुआ है, यहाँ पे 90 का एंगल बनाइए। ठीक है, 1 यूनिट लगा दीजिए, इस पे मिलाइए, यहाँ से वही लेंथ हमारा रूट 5 का। तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5 को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाकी और भी नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, जैसे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, रूट अंडर 9.3। ठीक है, बुक्स वगैरह में भी आसानी से दिया होता है, इसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दे। ठीक है, तो बाकी मैं इसका भी अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि नंबर्स को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। तो वो 4 अलग अलग फॉर्म की बात की थी मैंने। एक 5वां फॉर्म था लॉगरिथम, वो आगे कभी बताऊंगा मैं 10th क्लास की वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो बातें आई कि 4 अलग अलग फॉर्म था, एक फ्रैक्शन था,
एक डेसिमल था, एक एक्सपोनेंट था, तीसरा सर्ड। ठीक है, तो नंबर्स ये सब जो एक्सप्रेस्ड हुआ इसमें आपने एक कॉमन चीज देखा होगा, खास बात कि फ्रैक्शन को जब हमने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने में हमने देखा कि उसको डेसिमल में जब एक्सप्रेस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल कन्वर्जन में हमें दो तरह का डेसिमल मिलता है। फ्रैक्शन को जब भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, तो हम देखते हैं कि एक हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, ठीक है, और एक हमें मिलता है रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है बात यहां तक? और अभी आपने देखा कि सर्ड को जब हमने √2 की वैल्यू लिखा, √3 की वैल्यू लिखा, तो क्या देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब हुआ कि ये फ्रैक्शन और सर्ड बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन बिल्कुल अलग टाइप का नंबर हुआ और सर्ड भी बिल्कुल अलग टाइप का। ये दो अलग अलग कैटेगरीज होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब इन दो कैटेगरीज की वजह से जो नंबर्स थे हमारे पास, ठीक है, उन नंबर्स को हम लोग फिर दो अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट करें, ठीक है, कि फ्रैक्शन जब भी हमें मिलता है तो किसमें मिलता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में। सर्ड हमेशा कैसे मिलता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि फ्रैक्शंस को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो दो तरह का हमें नंबर मिलता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें मिलता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मिलता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। लेकिन जब हमने सर्ड्स को कन्वर्ट किया था तो क्या देखा हमने इसमें कि वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मिला। तो अब हम लोगों ने जो नंबर्स के बारे में देखा, नंबर हमारे पास दो तरीके के होंगे, एक को कहेंगे रियल नंबर जिनके बारे में भी हम बात कर रहे थे, एक होगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे सर्ड के अंदर अगर नेगेटिव, सर्ड के डेफिनेशन में बताया था कि अंदर में क्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इवन नंबर है हमारे पास इंडेक्स में स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ठीक है, तो इवन नंबर अगर इंडेक्स या ऑर्डर में है तो नेगेटिव अगर अंदर में है तो इसको हम लोग इसकी वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो रियल नंबर है उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर के दो पार्ट्स हो गए, एक को कहा गया रेशनल नंबर, एक को कहा गया इररेशनल नंबर। रेशनल किनको कहा गया? वो नंबर जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में या इंटीजर्स के फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन को हम लोग जान चुके हैं p/q के फॉर्म में, q नॉट इक्वल टू 0 और p and q आर इंटीजर। इररेशनल नंबर उन नंबर्स को कहेंगे जो सर्ड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे थे, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल का फॉर्मेट रखते हो। वैसे भी हमने सर्ड को देखा है इसी फॉर्मेट में होता है। एक स्पेशल नंबर है पाई। पाई की वैल्यू जब इवेल्युएट करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल शो करता है, 3.14 एंड सो ऑन लंबा चलता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3.14 ले लेते हैं या हम लोग इसको 22/7 अप्रोक्सीमेटली यूज करने के लिए लेते हैं। तो 22/7 रेशनल नंबर है, जबकि पाई क्या है? इररेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू नहीं होती 22/7, वो हम लोग पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल देते हैं, ठीक है। फिर फर्दर इंटीजर को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा, ठीक है, और एक होल नंबर कहलाएगा। इसके बारे में बात हो चुकी है। होल नंबर फर्दर दो पार्ट में होगा, 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनका रिप्रेजेंटेशन याद रख लीजिए कि आर रियल नंबर के लिए, क्यू रेशनल नंबर के लिए, इररेशनल नंबर को p से या q टू द पावर c से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन को जानते ही हम लोग, इंटीजर को हम लोग i और z से, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर को i-1, ठीक है, इस तरीके से, या i- या z- से, ठीक है, होल नंबर को w से, नेचुरल नंबर को n से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया कि नंबर्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब जिन नंबर्स को हमने फ्रैक्शन कहा था उन सबको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। जिन नंबर्स को हमने इंटीजर कहा था वो अब रेशनल नंबर भी कहलाएंगे। जो हमारे नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जितने नंबर थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ऑल आर रेशनल नंबर। ऑल सर्ड्स, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ऑल पाई की वैल्यू, ये सारी क्या इररेशनल नंबर्स है। और इवन इंडेक्स वाले सर्ड्स के अंदर अगर नेगेटिव डिडेकेंड है तो वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप आसानी से नोट करके ये 10th क्लास में भी आपको काम देगा, ठीक है, इसको नोट कर लें। और ये नंबर सिस्टम क्लास 9 का ये टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अब आप लोग इस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आपके पास, जो भी क्वेश्चन नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में डालें, आपको उसका आंसर शो कर दिया जाएगा सॉल्यूशन के साथ।